गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने इस सवाल का जनरल लेखा कर लिया था। आज हम लोग लेज़र लगाएंगे और इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो इस संदर्भ में सबसे पहले जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे वह रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त इस बात का ध्यान दिया जाता है कि इसके डेबिट पक्ष में उन संपत्तियों को दिखाया जाता है जिनके मूल्य में कमी हुई हो और क्रेडिट पक्ष में उन संपत्तियों को दिखाया जाता है जिनके मूल्य में वृद्धि हुई है। आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न के माध्यम से ये समझने का प्रयास करें कि ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं जिनके मूल्य में कमी हुई है। तो आप प्रश्न में देख सकते हैं कि संदिग्ध ऋणों के लिए 300 रुपये संचित करना है। इसका मतलब जो RFBD की जो राशि है वह 300 रुपया है। मतलब कि जो देनदार हैं उसकी वैल्यू 300 रुपये से घटी है, जिसे कि डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। उसके साथ ये दिया गया है कि फर्नीचर का जो मूल्यांकन किया गया है वह 250 रुपया किया गया है। आप संपत्ति पक्ष की तरफ देख सकते हैं कि फर्नीचर 400 रुपया है, जो कि 150 रुपया जिसके मूल्यांकन करने से 150 रुपये की कमी संपत्ति में आई है। फर्नीचर के मूल्य में 150 रुपये की कमी आई है और घट के फर्नीचर का मूल्य 400 से 250 रुपया हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 150 रुपये की कमी जो उत्पन्न हुई है फर्नीचर के मूल्य में, उसे भी डेबिट पक्ष की तरफ दिखाया जाएगा। और सबसे पहले हम लोग इसकी एंट्री कर लें। आइए, तो डेबिट पक्ष में आप देखिए कि टू RFBD 300 रुपये और फर्नीचर 150 रुपये दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न में ऐसी कोई संपत्ति है क्या जिसके मूल्य में वृद्धि हुई है। तो इस संदर्भ में यहाँ दिया गया है कि 400 रुपये का विनियोग जो कि चिट्ठी में नहीं दिखाया गया है, उसको दिखाना है। तो इसका मतलब एक नया संपत्ति जिसको कि चिट्ठी में एसेट्स पक्ष की तरफ एसेट्स साइड में दिखाना है। ठीक है। तो जब भी किसी संपत्ति का मूल्य मतलब संपत्ति कोई नया आता है अथवा किसी संपत्ति को शो करना होता है, तो ये समझना जरूरी है कि संपत्ति में वृद्धि होती है। तो संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है वो किधर जाए, वो इस बात का मतलब घोतक होता है कि इसको आप एप्रिसिएशन में दिखाएं। तो ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले इस संदर्भ में देखते हैं कि बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो कि फर्म में नई संपत्ति आई है, इसको हम लोग क्रेडिट पक्ष की तरफ दिखाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कोई और संपत्ति के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए किसी और संपत्ति का लेखा इसके अंतर्गत नहीं किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो मूल्य में कमी हुई है वह आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्रेडिट साइड का जो योग है वह 450 रुपया है और इसके विपरीत जो वृद्धि हुई है वो 400 रुपया हुआ है। तो इसका मतलब जो अंतर है, कमी और वृद्धि के बीच का जो अंतर है 50 रुपये, वह लॉस की स्थिति होगी, हानि की स्थिति होगी। चूंकि जो फर्म के साझेदार हैं वह अपने लाभ विभाजन अनुपात जो है उनका बराबर बराबर का है, वह अपने लाभ हानि को बराबर बराबर में बांटते हैं। अतः इसलिए वह अपने हानि को, अर्थात जो 450 रुपये की कमी हुई है और वृद्धि की राशि 400 हुआ है जिसका अंतर 50 रुपये आया है, इसे भी बराबर बराबर अनुपात में बांट लेंगे। तो इसलिए आप क्रेडिट पक्ष में देख सकते हैं उसके लिए जो एंट्री की गई है, बाई एस कैपिटल अकाउंट 25 रुपये तथा 20 कैपिटल अकाउंट 25 रुपये। इसके बाद दोनों तरफ का योग बराबर आ गया है। और फिर इसके बाद हम लोग जो अगला अकाउंट बनाएंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आप लोग को पता है कि जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि जो पुराने जो पार्टनर हैं उनके बैलेंस को जो पिछला जो चिट्ठा है फर्म का जो प्रश्न में दिया गया है वहाँ से यहाँ पर ले आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जो पुरानी जो संपत्ति जो पूंजी है ए की है वह कितनी है 1700 रुपये और बी की कितनी है 1200 रुपये, जो कि उनके स्तंभ में दिखाना, जिसको हम लोग उनके स्तंभ में दिखाएंगे। तो बैलेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, ले आ रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं बाई बैलेंस BD ब्रॉड डाउन बैलेंस को हम लोग उनके जो स्तंभ है ए का जो हम लोग ले आए हैं वह 1700 रुपया है और बी का कितना था 1200 रुपया। तो इनका बैलेंस पूरा मतलब जो प्रश्न में जो बैलेंस शीट दो दिया गया है वहाँ से हम लोग उनकी जो पूंजी की राशि है, जो कैपिटल का जो राशि है, उसको यहाँ पे हम लोग उनके स्तंभ में दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो नया साझेदार आया है वह जो पूंजी की जो रकम लाया है वो कितनी लाया है देखते हैं। फिर से वो पूंजी की रकम लाया है
हाँ, तो यहाँ पर दिया गया है द में कि सी 1,000 रुपये पूंजी के लिए लाया है, तो इसको भी हम लोग दिखाएंगे उस सी के स्तंभ में, क्योंकि वो कैश लाया है। तो इसलिए हम लोग उसके लिए जो एंट्री करेंगे भाई कैश अकाउंट, और ए और बी में हम लोग डैश दिखाएंगे, और सी में हम लोग 1,000 जो कैश लाया है सी पूंजी के लिए उसको दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो सी लाया है ए और बी के लिए, वह ख्याति की राशि लाया है। कितनी लाया है फिर से हम लोग देखते हैं। ख्याति की राशि 1,000 रुपये सी के द्वारा फर्म में लाई गई है, जिसे ए और बी अपने जो पुराने अनुपात है उसी में बांटेंगे, क्योंकि इसमें कोई नया अनुपात नहीं दिया गया है, जिसके संदर्भ में मैं आपको बाद में कुछ और बताऊंगा। फिलहाल यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि जो अनुपात दिया गया है प्रश्न में उसी अनुपात में ये बांट लेंगे। यदि नया अनुपात और पुराना अनुपात दिया गया होता तो यहाँ पे एक नियम जो इस संदर्भ में लागू किया जाता है उसके आधार पर हम लोग इसको बांटते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग उसी अनुपात में बांटेंगे जो कि प्रश्न में दिया गया है। यह अनुपात बराबर बराबर का है। आइए हम लोग अपने लेजर में जाते हैं। तो जो प्रीमियम अकाउंट है वो 1,000 रुपया है। चूंकि ए और बी बराबर बराबर बांटते हैं, तो 1,000 को यदि बराबर बराबर किया जाए तो 500 रुपया ए के स्तंभ में और वहीं बी के स्तंभ में 500 रुपया दिखाया जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग अब ये देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न में एक नई चीज़ दी गई है। वो क्या दी गई है कि ये लोग अपनी जो राशि है, ख्याति की राशि है, उसको ये लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है कि ख्याति की राशि ए और बी अपने लाभालाभ अनुपात में निकाल लेंगे। तो जितनी राशि इनके पूंजी खाते में अंतरित की गई है अर्थात ट्रांसफर की गई है, उतनी ही राशि वो फर्म से निकाल भी लेते हैं। तो हम लोग जो इसके लिए जो लेखा करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे, वो करेंगे टू कैश अकाउंट। चूँकि जब इनके पूंजी में जब कैश को या प्रीमियम की राशि को शामिल किया जाता है, उसके लिए जो लेखा किया जाता है वो क्या किया जाता है, प्रीमियम अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसलिए बाई प्रीमियम 500 रुपये ए और 500 रुपये बी में आपने दिखाया है क्रेडिट पक्ष में। इसके विपरीत जब कोई साझेदार अपना जो राशि है पूंजी में से निकालता है, और यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में कि वे अपनी ख्याति की राशि अपने लाभालाभ अनुपात में निकालेंगे, तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री की जाएगी वो क्या की जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये नकद निकालना है इसलिए टू कैश अकाउंट 500 रुपया ए स्तंभ, और बी में भी बी के व्यक्तिगत स्तंभ में भी 500 रुपया दिखाया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद चूंकि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि लॉस की स्थिति हुई है, तो लॉस की स्थिति हुई है तो इसके लिए क्या जर्नल लेखा होगा, एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसलिए जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा वो डेबिट पक्ष में लॉस की स्थिति में दिखाया जाएगा। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ए के स्तंभ में 25 रुपया और बी के स्तंभ में 25 रुपया दिखाया गया है, और इस आधार पर हम लोग अंतर निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो ए का जो बैलेंस निकलेगा वह बैलेंस आएगा 1,675 रुपया, बी का जो बैलेंस आएगा 1,175 रुपया, वहीं पर सी का बैलेंस 1,000 रुपया आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसके बाद हम लोग जो अगला अकाउंट बनाएंगे वह कैश अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि कैश जो है पुराना जो कैश है बैलेंस शीट में है, उस कैश को यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो बैलेंस शीट में जो कैश है वह कैश 600 रुपया है, तो आप उसको ले आएंगे कैश अकाउंट में। तो इसके लिए जो एंट्री करेंगे टू बैलेंस बी डी 600 रुपया, जो कि पुराने बैलेंस शीट में जो आपका जो बैलेंस शीट प्रश्न में दिया गया है उसके संपत्ति पक्ष में दिखाया गया है, वहीं से यहाँ पर हम लोग कैरी किए हैं, ले आए हैं, ब्रॉड किए हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो अगली एंट्री जो कैश में जाएगी वो जो जाएगी वो कौन सी जाएगी, 1,000 रुपया जो सी पूंजी के लिए लाया गया है उसको भी दिखाया जाएगा, और प्रीमियम के लिए भी 1,000 रुपया लाया गया है उसको भी दिखाया जाएगा, क्योंकि ये राशि जो है फर्म में आ रही है तो इसको हम लोग डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या एंट्री करते हैं,
कैश अकाउंट DER टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, जो आप लोगों ने पहला लेखा किया था, जिस उस आधार पे यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी वह टू सीज कैपिटल अकाउंट 1000 एंड प्रीमियम अकाउंट 1000 यहाँ पे किया जाएगा। अब जो कि प्रीमियम की जो राशि है उसे जो पुराने से जो साझेदार हैं वो अपने लाभालाभ अनुपात में निकाल लेते हैं। तो उसके लिए जो एंट्री की गई थी, क्या एंट्री की गई थी, आप लोग को याद होगा कि एस कैपिटल अकाउंट DER, बीस कैपिटल अकाउंट DER टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए बाई एस कैपिटल 500 रुपया, बीस कैपिटल 500 रुपया क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। इस आधार पे हम लोग अंतर निकाल लेंगे। जो अंतर होगा वह कैश का जो नया बैलेंस होगा वो होगा बाई बैलेंस CD के अंतर्गत 1600 रुपया। तो हमारा जो कैश निकला है वो 1600 रुपया निकाला गया है या निकला है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो बनाएंगे वह बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आइए बैलेंस शीट हम लोग देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो हम लोग ये करते हैं कि उन संपत्तियों में कोई अंतर जो नहीं हुई है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो पुराने बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वो 1000 है, जो आपको दिख रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट 1000 जो पुराने बैलेंस शीट में या प्रश्न में जो बैलेंस शीट में जो दिया गया है क्रेडिटर वो 1000 है, वही रकम यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं पर देय बिल मतलब बिल्स पेबल भी 1000 रुपया जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उसको दिखाया गया है। लेकिन जो कैपिटल है उसमें ऑब्वियस है परिवर्तन हुआ है। तो जो कैपिटल में परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है और कैसे, उसकी राशि यहाँ पे ले आई जाएगी। उसकी जो राशि है जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसका जो बैलेंस निकालते हैं वही राशि यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में हमारा जो बैलेंस था वो कितना था। तो एक स्तंभ में 1675, बी के स्तंभ में 1175 तथा सी का जो बैलेंस था 1000 रुपया, यही उनके कैपिटल अकाउंट के सामने या कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ए में 1675, बी में 1175 और सी में 1000 रुपया दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग संपत्ति पक्ष की तरफ आएंगे। तो संपत्ति में जो पुराना कैश था वो 600 रुपया था, लेकिन जब कैश अकाउंट बनाए तो ये रकम बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1000 रुपये से बढ़ गई। तो अब कैश कितना हो गया, 1600 रुपये। इसको आप देख लीजिए, कैश का जो बैलेंस है वह 1600 रुपया है। तो यही जो बैलेंस आया है यही यहाँ पर हम लोग को दिखाएंगे। चूँकि देनदार जो है पुराने बैलेंस शीट में या प्रश्न में जो बैलेंस शीट है उसमें 1400 रुपया है और RFBD जो है वो 300 रुपया है। तो RFBD को क्या किया जाता है, डेटर्स में से घटा दिया जाता है, तो वह 1100 रुपया आपको दिख रहा होगा। उसके बाद स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वही जो राशि है बैलेंस शीट की जो पुरानी वाली राशि वही 1500 रुपया 1500 रुपया यहाँ पे दिखाया गया है। एक नई संपत्ति जो फर्म में ले आई गई है उसको भी हम लोग निश्चित तौर पे दिखाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो विनियोग की जो राशि है उसको बैलेंस शीट में दिखाना है तो उसको संपत्ति पक्ष में दिखाया गया है 400 रुपया। लेकिन संपत्ति पक्ष में जो फर्नीचर है, अब जो पुरानी जो राशि थी वह 400 रुपया थी, जिसका जो मूल्य था, जो मूल्यांकन किया गया 250 रुपये में किया गया। तो इसका ये अर्थ होता है कि 150 रुपये उसमें डिप्रिसिएशन हुआ है, डिप्रिसिएट इसकी वैल्यू हुई है, जिसको यहाँ पे घटाकर दिखाया गया है। तो फर्नीचर में 250 रुपया और मशीनरी के मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जो पुरानी राशि है वही राशि यहाँ पे दिखाई गई है। ओवरऑल स्थिति ये है कि जो डायबिटीज पक्ष है और एसिड पक्ष है इनके हम लोग योग को कर लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इनका योग सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे इनका योग सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है। 5850 रुपया लायबिलिटी पक्ष का है और 5850 रुपया संपत्ति पक्ष का है। आज हम लोग अपने सवाल को यहीं पर विराम देते हैं। हम लोग का सवाल जो है पूरा लग चुका है। अगले सवाल के लिए हम लोग कल इसी समय मिलेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।